विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़ें। जिन्हें रहना पिटारे में रहें वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़ें। ये बात कहना यदि सरकारी है तो अनामिका सरकारी है। मैं राजनीति से परहेज नहीं करती हूँ। अनामिका खुद बताएगी कि आपको जो सुनाया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। इतना अच्छा जा रहा है। नहीं, फिर करेंगे। जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ उतनी मैं किसी ने नहीं देना। जो लोग प्रेम कर रहे हैं, मैं प्रेम की भाषा में बात करती हूँ। मैंने जो बात कही है वो हिंदूवादी बात कही, तो मैं खुलकर बोलती हूँ और खुलकर बोलती हूँ। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, तो वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, उसे हम वही कहेंगे। वेरी गुड, क्या बात है। उनमें रवानगी है, दीवानगी है, आत्मविश्वास है, कड़वी से कड़वी बात को प्यार से कहने का हुनर है। वो मेहनती हैं, बिना उफ किए 18-18 घंटे काम कर लेती हैं। एक पैर दिल्ली तो एक पैर बिहार में रख लेती हैं। अपनी मुस्कुराहट से बेगानों को अपना बना लेती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य से परिवार और एक छोटे से ज़िले से उठकर उन्होंने एक ऐसी दुनिया में अपनी पहचान बनाई जो पूरी तरह से मर्दों की दुनिया मानी जाती थी, जहां महिलाएं एक फिलर का काम करती थीं। उत्तर प्रदेश में जब ये सवाल पूछा गया कि यूपी में काबा, तो उन्होंने जवाब दिया कि यूपी में बाबा बा। अब ये सवाल पूछा जाता है कि मंच पे केबा, तो कहा जाता है कि मंच पे अनामिका बा। तो वही अनामिका जय नंबर आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। उनसे हम जानेंगे बहुत सारी बातें, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, उनकी राजनीति पर उनके विचारों के बारे में, और साथ ही कुछ ऐसे मशहूर गानों के बारे में जो आजकल हर तरफ बज रहे हैं और उनकी चर्चा सब जगह हो रही है। बहुत स्वागत है अनामिका आपके हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ने से पहले आपकी प्यारी सी आवाज में हम एक गाना सुन लेते हैं जो आजकल सब जगह वो गाना बज रहा है। गाना तो बड़ा प्यारा है, बट आवाज़ कितनी प्यारी है ये तो आप लोग सुन के ही बताइएगा। तो माँ शारदे का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरी कलम से कुछ ऐसे शब्द लिखवा दिए जो लोगों की ज़ुबान पर हैं, दिल में हैं। तो आइए मैं अब अपनी ज़ुबान से आपके कानों तक पहुँचा देती हूँ। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने दिल्ली के सिंहासन की भी बात कर ली और जय श्री राम की भी बात कर ली। तो ये गाना लिखने का जो आइडिया था वो आपको आया कहाँ से? क्योंकि मुझे याद है जब हम दिसंबर में शूट कर रहे थे तो ये गाना लगभग फाइनल होने वाला था और आपने कहा कि जल्दी ही ये मार्केट में आ जाएगा। तो मतलब करीब चुनाव से 5-6 महीने पहले ही आपने तैयारी कर ली थी कि हम एक ऐसा गाना लेके आएंगे जो वायरल हो जाएगा। तो ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। भारत आस्था का देश है, रामकृष्ण का देश है। आप बाहर निकलिए, आप जितने लोगों से मिलेंगे वो आस्थावान लोगों से मिलेंगे। और मैं अक्सर कहती भी हूँ और हम सब जानते भी हैं कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। तो धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, जहाँ आस्था की बात होती है, लोगों का एक हुजूम उसके पीछे चल पड़ता है और हम इस बात को बहुत अच्छी फीलिंग्स के साथ एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को मानते हैं। तो मैंने जब देखा कि जिस युग में पूरा संसार अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है, संसार से मतलब जो लोग राम में आस्था रखते हैं वो सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि इस युग में हम उनके मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण
जिन्होंने करवाया वो जो भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त है। तो लोगों के मन में ये बात आई कि उनके आराध्य भगवान श्री राम जिनके मंदिर का निर्माण वो करवा रहे हैं जो उनके भक्त हैं, तो भाई एक मौका तो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो भगवान श्री राम का भक्त हो, राम भक्त हो, साथ ही वो जन सेवक हो, उसमें वो गुण हो जो जन सेवा कर सकें। तो इसलिए मुझे ये पूरा विश्वास था कि लोग इसे स्वीकार करेंगे और मैंने कहा कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, और यहीं से मुझे आइडिया आया। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात यह है कि जो भगवान राम का मंदिर बना, जो भगवान राम हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा थे, उसको अब कहीं ना कहीं बीजेपी से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष हिचकिचा रहा है कि भाई राम मंदिर को जो है वो खुद से जोड़ने में, जोड़े कि ना जोड़े, जोड़े तो भी मुश्किल, ना जोड़े तो भी मुश्किल। अब वो भगवान राम और राम जी का जो मंदिर है वो बीजेपी से जोड़ा जा चुका है, तो आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, हर व्यक्ति अपनी आस्था को, अपने विश्वास को, अपने प्रेम को, अपने कहन को, अपने सामाजिक जीवन में रहने के तौर तरीके को कहीं ना कहीं जोड़ता है। मैंने कहा राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। एक और बात है, आपने कहा कि विपक्ष हिचकिचाता है। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ और वो कुछ इस तरह से है कि वहीं क्रूरता जग जाती है, वहीं पे करुणा सोती है, वहीं उगाती दंभ भावना, वहीं नम्रता बोती है। अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है। एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है। अब जो लोग अयोध्या और लंका को देख रहे हैं, ये उन पर है कि वो लंका को सम्मान दे रहे हैं या अयोध्या को सम्मान दे रहे हैं। विपक्ष उससे जुड़ने से हिचकिचा रहा है, लेकिन कवि समाज का दर्पण होता है। मेरा मानना ये है कि मैं जो भी बात कह रही हूँ वो जनता के मन की बात है। एक मास है, एक बड़ा हुजूम है जिनके मन की बात मैं कहती हूँ। अब ये काम मेरी जो विचारधारा है, मेरे जो मानने का तरीका है या मेरा जो कहन है वो किसी पार्टी विशेष से मिल रहा है, तो इसमें क्या कर सकती हूँ? इसमें मैं बिल्कुल नहीं कह सकती। मैंने जो बात कही है वो हिंदूवादी बात कही है। मैंने वो बात कही है जो मेरे सनातन को सपोर्ट करती है। मैंने वो बात कही है जो मेरी आस्था को सपोर्ट करती है। अब यदि ये सारा का सारा जाकर के किसी एक पार्टी विशेष से मिल रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने बीजेपी की बात की, मैंने राम भक्त की बात की, मैंने राम मंदिर की बात की, मैंने हिंदू आस्था की बात की, मैंने सनातन की बात की। अब वो तो लोगों को देखने का नज़रिया है कि वो किस में देखते हैं, और इतना ही है तो विपक्ष भी राम भक्त हो जाए तो राम भक्ति ही राज कर लेगा। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पहले अनामिका की कविताओं में प्रेम था, विरह थी, जैसे कहते हैं ना कि बिछड़ना था, मिलना था, प्रेम था, उसकी आस थी, ना जाने इस तरह की चीजें थी। अब वो डूब चुकी हैं। प्रेम तो है, लेकिन वो प्रेम जो है राम और सिया से जुड़ चुका है, कृष्ण से जुड़ चुका है। तो ये जो है ना, ये जो प्रेम में जो आप डूबी हैं, राम और सिया के जो प्रेम में डूबी हैं, ये अचानक से कैसे हुआ? वाह, इतनी अच्छी बात आपने कही है शांता जी। सबसे पहले तो मैं आपका इतना धन्यवाद करती हूँ, इसका कारण बताती हूँ धन्यवाद करने का। व्यक्ति पूरी जिंदगी तपस्या करता रहता है कि उसका जो प्रेम है वो पराकाष्ठा तक पहुँचे। आज भी जब आप सही प्रेम की, सत्य प्रेम की, जब आप उस प्रेम की जो मौलिक प्रेम है, जो प्रेम असली है, आज भी उसके उदाहरण श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को देते हैं। आज भी उसके उदाहरण सिया राम को दिया जाता है। आज भी उसके उदाहरण जब हम प्रेम की पावनता तक पहुंचते हैं, और इसमें बहुत तपस्या करनी होती है। शुरुआती दौर में प्रथम दृष्टया में प्रेम केवल देखा, आकर्षण हुआ, उसको लोग प्रेम मानते हैं। लेकिन जो लोग प्रेम में विश्वास करते हैं वो आज भी यही कहते हैं कि प्रेम सिर्फ आकर्षण का नाम नहीं है। प्रेम को जीना होता है, प्रेम को आराध्य मानना होता है। ये जो आध्यात्मिक प्रेम है, हमें प्रेम की पराकाष्ठा के लिए, अंतिम अनुभूति जो होती है, वो प्रेम की पाने के लिए हमें वहां तक जाना होता है। और पवित्र प्रेम का उदाहरण मैंने जैसे कि बताया कि सिया राम को देते हैं, राधे कृष्ण को देते हैं, ये असली प्रेम है। तो देखा जाए तो मैंने तो वो काम बहुत जल्दी कर लिया है। मैं अभी भी श्रृंगार की कवित्री हूँ और मैं इसका उदाहरण देती हूँ। सुनिएगा, सभा है, छोटी सी कहानी समझ लीजिए, जो मेरी कल्पना में कहानी है कि क्या कारण था कि रावण
जो महाशिव भक्त थे, ऐसे रावण जिन्होंने शिव जी की भक्ति की तो उनकी भक्ति में अपने शीश को अर्पित कर दिया, वो परम भक्त रावण अपने ही शिव जी का, अपने ही प्रभु का, अपने ही आराध्य का धनुष नहीं उठा पाए। तो ये कौन सी लीला होगी? अब मैं यहाँ पर प्रेम लेके आती हूँ और आपके इस प्रश्न का सटीक उत्तर देती हूँ। देखिएगा कि एक दृश्य है, प्रभु श्री राम है वहाँ पर, उनकी सौम्यता है, लक्ष्मण का क्रोध है, परशुराम का महाक्रोध है, सभा है, सीता जी का स्वयंवर है, जनक जो उनके पिताजी हैं वो उनकी चिंता है, और रावण जो अपने ही प्रभु शिव जी का धनुष नहीं उठा पाते। प्रेम देखिएगा कि दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। अब आप देखिएगा इसमें प्रेम कैसे है कि दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे, मन के कोरे कागज पर बस दो ही अक्षर लिखे थे। रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे, अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे। नारी जब प्रेम करती है तो अपने अंतर मन को एक बात का बोध कराती है कि उससे सुंदर कोई नहीं, और वो अपने प्रियवर से एक अनुरोध करती है कि उसके प्रेम को जो अंतिम चरण हो वो विवाह हो। और यही कारण है कि मैंने प्रेम की जो सबसे अच्छी पंक्तियां मैं लिख पाई हूँ, उसमें मैंने जो मेरी सबसे प्रसिद्ध रचना है, बनूं मैं रुक्मणी तेरी। आपके प्रश्न में यदि गुंजाइश होगी और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उत्तर ज़रूर दूंगी, लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगी कि मैं अभी भी श्रृंगार को ही लिखती हूँ और वो श्रृंगार ही है। अच्छा, बीच में एक टाइम जब आया था जब आपका, जैसे कहते हैं ना, वो गाना बड़ा मशहूर हुआ था जब आपने जवाब दिया था कि यूपी में बाबा बा, तो इसके बाद से आप, हालांकि आप शोहरत आपको बहुत पहले से मिली हुई है, आपकी पहचान अपने आप में एक बहुत ही अलग बेहतर मंचीय कवि के रूप में होती रही है, लेकिन ये गाना था कहीं ना एक माइलस्टोन साबित हुआ आपके करियर में, और इसके बाद ये कहा जाने लगा कि आप एक सरकारी कवि हैं, आप एक दरबारी कवि हैं। तो क्या ये खुद ब खुद होता चला गया, या आपने एक स्टैंड लिया कि नहीं, जो वक्त की ज़रूरत है और उसके हिसाब से यही मेरे लिए सही है और मुझे इस रास्ते को लेके चलना है? जी, जैसे कि आपने कहा कि कवि जो होता है वो समाज का आईना होता है। देखिए, आदि कवि वाल्मीकि जिस दौर में थे, भगवान श्री राम को लेकर के उन्होंने रचनाओं को लिखा। पृथ्वीराज चौहान के लिए यदि हम बात करें तो उस समय भी जो कवि उनके समकालीन कवि थे, उनके लिए भी ये बातें कही गई हैं। अनामिका को यदि लोग सरकारी कवि कह रहे हैं या इस प्रकार की कोई भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जिस समय मुग़लों का आतंक था, उस समय हमारे जो धरोहर थी, हमारी धरोहर का क्षरण हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिनसे हम आहत हुए। इसमें क्या बुराई है यदि उस धरोहर का इस सरकार के आने के बाद उसका पुनर्निर्माण हुआ, उसको संरक्षित किया गया, यदि अनुच्छेद 370 हटा और उसके पक्ष में बोली जाने वाली बात का मैंने समर्थन किया, और मेरे समर्थन करने को यदि लोग कह रहे हैं सरकारी, तो ठीक है, मैं सरकारी हूँ। हमारी सेना के शौर्य के प्रमाण मांगे गए और उनके शौर्य के प्रमाण मांगने की बात का विरोध करने की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। हमारी सेना को बल दिया जाता है, उस बल देने की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। आज नारी अपने नारित्व को जी रही है, आज स्वाभिमान के साथ जी रही है। यदि इस विचारधारा का समर्थन करना
सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया गया। भगवान श्री राम के मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और उस बात पर प्रसन्न होकर उस बात का समर्थन करना यदि सरकारी है तो ठीक है, मैं सरकारी हूँ। हमारे सनातन को डेंगू मलेरिया कहा गया, उसे उससे भी ज़्यादा गंदा कहा गया। यदि इस बात का विरोध करना, इस बात के विरोध करने का समर्थन करना यदि सरकारी है तो ठीक है, मैं सरकारी हूँ। हर वो बात जो राष्ट्रभक्ति से जुड़ी हुई है, राष्ट्र हित में अपनी बात रखना यदि सरकारी है तो फिर मैं खुल के कहती हूँ कि मैं सरकारी हूँ। यदि देश हित में कोई बात करना सरकारी है तो मैं खुल के कहती हूँ मैं सरकारी हूँ। यदि मैं इस बात को कह रही हूँ कि जहरवाणी का त्याग है वो हर एक विद्वेष को छोड़ें, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़ें, जिन्हें रहना पिटारे में रहें वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़ें, ये बात कहना यदि सरकारी है तो अनामिका सरकारी है। मैं यदि ये कहती हूँ कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम, हिमाकत हो तो हो जाए, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। इस बगावत को कहना यदि सरकारी है तो ठीक है, मैं सरकारी हूँ। और जब सरकारी बात असरकारी हो रही हो तो मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं असरकारी सरकारी कवित्री हूँ। मतलब इतनी बेबाकी से अपनी बात को रखना, इतने बेखौफ तरीके से अपनी ओपिनियन को लोगों तक पहुंचाना, ये आसान नहीं होता, खासकर जब आपको पता है कि लाखों हजारों ट्रोल्स जो है वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, वो आपको निशाना बनाया जाएगा, भद्दी भद्दी बातें कही जाएंगी। तो मतलब कैसे कर लेती हैं? डर नहीं लगता आपको? वो नहीं लगता कि मतलब कैसे हैंडल करेंगी? मतलब हर तरह के कमेंट्स आते हैं, हर तरह की धमकियाँ मिलती हैं। देखिए, ये देश से मोहब्बत है और मोहब्बत का आलम तो ये है कि फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफ़र करना, और मेरे हाथों की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर, ये मोहब्बत है ज़रा सोच समझ कर करना। और जब आप सोचने समझने लगते हैं तो आपको ये एहसास हो जाता है कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। मैं अपनी इस बात पर बरकरार हूँ और जब जब भी प्रश्न आएंगे उनका उत्तर उसी भाषा में दूंगी। उसका कारण ये है कि अनादाओं पर है दोनों की शय को मात चलो कर लें, जिसमें एक बराबर हो हम वो हालात चलो कर लें, और तुम शब्दों के खंजर लेकर अगर वार पर उतरे तो आज तुम्हारी भाषा में ही खुलकर बात चलो कर ले। तो मैं खुलकर बोलती हूँ और खुलकर बोलती रहूँगी। खुलकर बोलती हैं, लेकिन बहुत से लोग पीठ पीछे बात भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी अनामिका जैन अंबर अब राजनीति में आने वाली हैं, वो कवित्री से नेता बनने की ओर कदम बढ़ा रही हैं। तो इस आरोप में या इस अफवाह में कितनी सच्चाई है? क्या हम आपको, मतलब मैं आपका अगला जो इंटरव्यू कर रही होंगी एक नेता के तौर पर कर रही होंगी? देखिए, अब मुझे आपसे ये पूछना पड़ेगा कि मेरा आप कितने जल्दी कर रही हैं क्योंकि नेता बनने के लिए भी एक समय होता है, कुछ सालों का गैप होता है, अब कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, मैंने अपने रास्ते बहुत कठिन भी चुने हैं और हर वो रास्ता चुना है जिसमें वही बात है कि लोगों ने मेरे से हमेशा पूछा, आपको डर नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता? मैं राजनीति से परहेज नहीं करती हूँ और मुझे लगता है कि यदि मुझे अपनी बात करने के लिए, कई बार क्या होता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ। वही बात एक साधारण व्यक्ति कह रहा है, वही बात, वही सटीक बात, वो बात बहुत अच्छी है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति कह रहा है, लोग उसे कंसिडर नहीं करेंगे, उसे नहीं सुनेंगे। और वही बात कोई ऐसा व्यक्ति कह रहा है जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अपने आप में बड़ा है, जिस व्यक्ति के साथ उसके कई सालों का अनुभव खड़ा है, जो व्यक्ति पावरफुल है, जिस व्यक्ति में कुछ है, बिल्कुल वही बात यदि वो कहेगा तो उसको सुना जाएगा। इसका अर्थ ये है कि यदि आपके पास कोई बात है जो आप जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि अब आपको उतनी मेहनत भी करनी होगी, आपको वो स्थान भी चुनना होगा। मतलब यदि हम ये माइक ना लगाएं तो मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। तो अनामिका को यदि कोई ऐसी बात है जो पूरे देश तक पहुँचानी, दुनिया तक पहुँचानी है, तो पहले अनामिका को उस पोजीशन तक भी जाना होगा, उस स्थान तक जाना होगा। और यदि वो स्थान राजनीति है,
वो पावर कि वहाँ से जाकर ही बात सुनी जाएगी, वहाँ वो चीज़ें होंगी, तब जाकर के लोगों तक मैं पहुँच पाऊँगी, या मैं उस सेवा को करने के लिए वहाँ तक जाना बहुत ज़रूरी है, तो हाँ मैं उस रास्ते को चुनूँगी। अब ये आप देख लीजिए कि अगला इंटरव्यू आप कब करने वाले हैं, तो मैं उसी हिसाब से, हो सकता है आपकी बात सही भी हो। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी शांता जी, अभी आपने कहा पीठ पीछे लोग बातें करते हैं, तो हर रास्ता कठिन होता है, और जो लोग पीछे बात करते हैं उनको एक सलाह ज़रूर देना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ तक जाती अंबर आँखों की जद याद रहे, कहाँ कहाँ तक जाती अंबर आँखों की जद याद रहे, ख्वाब भले दुनिया के घूमे पर अपनी हद याद रहे, और सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है, सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है, तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे, तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे। तो मुझ पर टिप्पणी करने वालों को थोड़ा एक बार अपनी भी तरफ देख लेना चाहिए, बाकी तो दुनिया चली रही है। तो चलिए, टिप्पणी करने वाले अपनी देखिए, हम तो यही कामना करेंगे कि आपका जो अगला सफर है वो वहीं चांद तक पहुंचे और आप खूब कामयाबी हासिल करें। लेकिन कामयाबी हासिल करने से पहले एक लंबी यात्रा होती है स्ट्रगल की, जिसे लोग नहीं देखते। लोग ये देख रहे हैं कि अनामिका जैन अंबर जो इतनी पॉपुलर हैं, जो इतनी प्रसिद्ध हैं, जिनको इतनी शोहरत मिली हुई है, जिनके पास आज की डेट में हर वो चीज़ है जो शायद कोई किसी भी उभरते हुए कवि की एक इच्छा या कामना हो सकती है, वो सपना हो सकता है जी। करीब 2 दशक हो गए आपकी जर्नी शुरू हुए, ललितपुर से आप आती हैं। कितना आसान था एक ऐसी दुनिया में जगह बनाना जो पूरी तरीके से पुरुषों की दुनिया मानी जाती थी। मंचीय कवि आप बनी और एक स्टार पोएटेस के रूप में आपने एक पहचान बनाई जहां आप लीड करती हैं। शांता जी, मुझे ऐसे लग रहा है मैं आप बोलते रहे मैं सुनते रहूं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने कभी मुझे सोचा नहीं था कि मैं लीड कर रही होंगी। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हमें अपने आप पे विश्वास होता है, जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं, जब अपनी बात पे विश्वास होता है, जब अपने कौशल पे विश्वास होता है, जब अपने करने पे विश्वास होता है, उस रास्ते पे विश्वास होता है जिस पे हम चल रहे हैं, तो शायद उस मकाम तक पहुंचते हैं जहाँ पे मैं हूँ। बेशक बिल्कुल सही बात है, पुरुषों की इस दुनिया में खुद को किस तरह से अपने आप को स्टैंड कर पाई। मन में ना एक बात हमेशा से थी, एक चीज़ हमेशा से थी कि मैं जो कर रही हूँ मुझे वही करना है। मुझे कभी किसी का स्वीकार नहीं है किसी के अंडर में काम करना, मुझे कोई अपने अधीन कर ले, ये बात मुझे शुरू से ही स्वीकार्य नहीं थी। उसका कारण है, मुझे कभी किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कविताएं मुझे खुद लिखनी है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आए और उसे लिखवाए। प्रस्तुति मुझे खुद देनी है, मुझे कभी ऐसी ललक भी नहीं थी कि वो ऐसे प्रस्तुत कर रहा है तो मुझे उसकी तरह करना है, या आप ऐसे बोल रहे हो तो मुझे ऐसे करना है। नहीं, मुझे पता था मुझे वैसे करना है जैसे मुझे करना है। तो मुझे ये विश्वास था कि मैं जो कहूँगी वो लोग सुनेंगे, और मैं जैसे कहूँगी लोग वैसे सुनेंगे, ये विश्वास मुझे था। इसके पीछे काफ़ी कहानियाँ भी हैं। एक आप मुझे कहानी बता भी रही थी। हाँ बिल्कुल, और मैं अभी यदि आप अनुमति दें तो मैं उसका जिक्र भी करना चाहूँगी। बिल्कुल। मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने संघर्ष कविताओं की दुनिया में किस बात का किया है, कौन सी बात है जो थोड़ी सी अलग है। मैंने संघर्ष इस बात का नहीं किया जैसे और सब कर रहे हैं, वो वाला संघर्ष नहीं किया। वो उसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि माँ शारदे की अनुकंपा रही, हर विषय पे कविता लिख लेती हूँ। माँ शारदे की अनुकंपा रही कि मैं प्रस्तुति कर लेती हूँ, मुझे अपनी बात को प्रस्तुत करना आता है। संघर्ष मैंने इस बात पर किया कि मैं अपने अस्तित्व को किस प्रकार से बनाए रखूं। संघर्ष ये था कि पुरुषवादी उस मंच पर एक स्त्री अपने स्त्रीत्व के साथ, अपने कौशल के साथ, अपनी प्रस्तुति के साथ, अपने उस मन के साथ जिस मन से वो काव्य पाठ करना चाहती, वो कैसे खड़ी रहे, ये मेरा संघर्ष था। एक कवि सम्मेलन था, और उस कवि सम्मेलन में जिन दिनों मैं मंचों पे आई थी, 2 दशक आपने बोला है, मैं बहुत छोटी थी, मंचों पे आ गई थी। करीब मैं रही होंगी 14-15 साल की, तब मैं मंचों पे आ गई थी।
जब नए कवि आते हैं तो हर दुनिया में एक अच्छी बात ये होती है, उद्देश्य कुछ भी हो, आप भी पत्रकारिता में एक बड़ा नाम है, और मैं तो कहूँगी जो मेरा अनुभव कहता है केवल बड़ा नाम नहीं है, जितना आपके साथ मैंने काम किया है मैंने देखा है कि एक मेहनती नाम है, और एक वो नाम है जिसे जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जिसे पता है कि क्या करना है और क्या करवाना है, क्योंकि आपने मुझसे करवाया है। तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब मैं आई तो आप भी गए होंगे, तो लोग समझाते हैं कि इधर ऐसा होगा, इधर ऐसा होगा, इस बात से आप बच के रहना है, इस बात के साथ चलना है, ऐसे करना है। आपको समझाने की कोशिश की जाती है, ऐसा लगता है कि आप उनको उनके हिसाब से दुनिया को देखें और चलें। दो बातें थी, जिन्होंने उनसे बचने की बात की, उन्होंने बचने की बात नहीं की। जैसे मेरी बड़ी जो कवित्रियां थी, उन्होंने बताया कि इधर का प्रचलन क्या है, परंपरा क्या है। और जो हम बैठ के देखते थे हमारे समय में, जब नई नई में आई थी, तो मंचों पे क्या होता था, कवित्री कविता पाठ कर रही है और संचालक जो उन्हें प्रस्तुत करवा रहे हैं कविता, तो ऐसा नहीं है कि सभी कवित्रियाँ, बहुत बड़े बड़े नाम भी ऐसे हैं। मैं किसी का नाम शुरू से अंत तक किसी का भी नाम नहीं लूँगी, उसका कारण ये है कि मैं किसी को अच्छा या बुरा ना लगे, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगी। लेकिन कुछ बड़े ऐसी कवित्रियाँ थीं जो अपने दम पर थीं अमूमन, लेकिन मंच पर जो कवित्रियाँ थीं उनमें संचालक उन्हें प्रस्तुत करवाते थे कविताओं को, तो नोक झोंक बहुत प्रचलन में था। कवि ने कुछ कहा, कवित्री ने उसका उत्तर दिया, फिर कवि ने कुछ कहा। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैंने नोकझोंक की है, लेकिन वो नोकझोंक मेरे मन के थे, मुझसे ज़बरदस्ती नहीं करवाए गए। लेकिन वहाँ पर एक होता था, श्रोताओं के मन में रहता था कवित्री आएगी और थोड़ी देर नोकझोंक चलेगी, तो उसमें बहुत मज़ा आएगा, हम तालियां बजाएंगे, और उसके बाद फिर कवित्री कुछ भी गा करके बैठ जाएगी। जिनको सुनना है, जो सुनने वाला वर्ग है वो सुनेगा, जिनको नहीं सुनना है वो उसी टाइम में जा करके अपना जो काम है वो निपटा के आ जाएंगे, घूम के फिर के, या जो भी है। ये प्रचलन था। मैं जब आई तो मुझे भी समझाया गया। मुझे संचालक ने एक मंच पर, उस दिन की बात है, मैं बिल्कुल नई थी, संचालक ने कहा कि आपको ये पढ़ना है, यहाँ के श्रोताओं की मानसिकता ये है, आपको यही पढ़ना है। थोड़ा सा मैं टिटकी, मैंने कहा ये क्यों पढ़ना है, मैं जो तैयारी करके लाई हूँ वही पढ़ूंगी, और ऐसे पढ़ना है, और शुरू में फिर ये सब होगा, हम नोक-झोंक करेंगे, और उसके बाद फिर आप अपनी कविता पढ़ देना, मैं वहाँ करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे करवा दीजिएगा, लेकिन पढ़ूंगी मैं वही जो मेरा मन है। उन्होंने एंड तक समझाया, फिर मैंने जवाब देना बंद कर दिया, तो उन्हें लगा कि अनामिका वही पढ़ने वाली जो वो कहेंगे। मैं मंच पर आई और मैंने कविता पढ़नी शुरू की। मेरी कविता में पंक्ति थी कि शेर थे कि अपने मोहन की मैं सांवरी हो गई, लोग कहने लगे बावरी हो गई, मेरे तन मन में बजने लगी सरगमें, होठ से छू गई बांसुरी हो गई। बड़ी प्यारी सी गज़ल थी, लेकिन लोगों ने नहीं सुनी, क्योंकि संचालक नाराज़ हो गए थे, और वो तो नाराज़ होके बैठ गए। उन्होंने भी वाहवाह नहीं की, सब अपने अपने काम में लग गए। कवियों ने पीछे से कोई वाहवाह नहीं की, सपोर्ट नहीं किया, श्रोताओं ने भी ध्यान नहीं दिया, और बल्कि मुझे हूट करके बिठा दिया गया। और वो समय ऐसा था, एक कलाकार जब उमंग से भरा हो, उत्साह से भरा हो, नया कोई आकर के कविता कर रहा हो और लोग उसे बिठा दें, मैं रोने लग गई। मैं मंच पे तो थोड़ा ही रो रही थी, मैं जाके बैठी, और कवि ने खड़े होकर के अपने पुरुषत्व को दिखाते हुए और इस बात को जताते हुए कि अनामिका आपने बात नहीं मानी और उसका रिजल्ट ये है, ये कहा, बज गया ना बांसड़ा, कहते हुए। अब ये बात और इतनी बुरी लगी कि मैं बहुत ज़ोर से रोने लगी। उस दिन मैंने मंच पर बैठ कर के ये कसम खाई, संकल्प लिया कि अब अनामिका अंबर को किसी भी कवि से अपने लिए इतनी मदद की ज़रूरत नहीं है कि वो श्रोताओं से कहेगा कि ताली बजाओ, बहुत अच्छी बात सुनाई जा रही है। अनामिका अब ये तो नहीं सहेगी। अनामिका खुद बताएगी कि आपको जो सुनाया जा रहा है वो बहुत अच्छा है, या आप जो सुनना चाहते हैं मैं और अच्छी मेहनत करूंगी, लेकिन आप वो सुनिए जो मैं सुना रही हूँ। मैंने संकल्प लिया कि मुझे किसी भी व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं होगी, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी होंगी। और वो दिन है, और आज का दिन है। मैं आज तक अपनी बात अपने दम पे कहती हूँ, मुझे किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत मंच पे नहीं होती है। चाहे मैंने चैनल्स पे भी बहुत मेरे शोज़ मैं लेकर के आई हूँ, तो मैंने मेरे दम पे किया। बल्कि देखा जाए तो कवि युद्ध में तो मैं संचालक की भूमिका में थी, तो
मैं उस भूमिका में थी जिसने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया, तो मैं चाहती थी कि मैं संचालक होकर के उन सब के साथ न्याय कर सकूं, व्यासपीठ पे बैठ करके वो करूं जो न्यायप्रिय हो, भेदभाव ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो घटना थी इसने मतलब एक स्टार पोएटेस को जन्म दिया, जिसने ये तय किया कि मैं फिलर का काम नहीं करूँगी, मैं मंच को लीड करूँगी और मैं अपनी शर्तों पर काम करूँगी और दिखाऊंगी कि मंच को एक महिला कवित्री भी संभाल सकती है और उतना ही पॉपुलर बना सकती है जितना कि कोई पुरुष कवि। बिल्कुल। और मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, यदि वो मुझे सुन रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे कि वो कौन है। तो उनका बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी दिशा और दशा को बिल्कुल बदल दिया। मेरे इस संकल्प ने सिर्फ अनामिका अंबर को जन्म नहीं दिया, वो आज जिस मकाम पे है उस स्थान तक भी पहुँचा दिया है। और मैं कहती हूँ कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज़्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे, ज़्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। तो हम तो यही सोच के कर रहे थे कि हम आपसे कम नहीं हैं, हमें भी वही करना है जो हम कर सकते हैं, और मैंने वो किया। लेकिन कम तो नहीं है, लेकिन कई बार हज़ारों की भीड़ को या लोगों को चैलेंज करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है। आप अकेले एक सिस्टम से लड़ रही हैं, एक सिस्टम जो बना हुआ है कि आपका एक गॉडफादर होना चाहिए, जो आपको वरिष्ठ कवि या जो दूसरे जो मेल कवि वो बताएं कि उस हिसाब से आपको चलना है। तो वो इतना आसान तो नहीं रहा होगा ना, कुछ अप्स एंड डाउन्स तो आपकी लाइफ में आए होंगे ना, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसे मतलब मुझे लगता है पड़ाव आए होंगे जहाँ आपको लगा होगा कि आसान नहीं है, बिल्कुल थक मतलब कहीं ना कहीं थकान हुई होगी आपको। बिल्कुल। और मैं इसका उत्तर इन 4 पंक्तियों से देना चाहूँगी कि कभी समय के सहे थपेड़े रेशा रेशा बिखरे हैं, कभी, सही बात है, ऐसा नहीं है कि हर समय मजबूती ही दिखाई है, कई बार बहुत अपसेट भी हो गई और बहुत रोने भी लग गई, परेशान भी हो गई, लेकिन एक आवाज़ आई कि नहीं अनामिका, आपको करना है, आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है ये सबके साथ होता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फिर एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ आपसे कहती है उठो, एक उत्साह आता है। उम्मीद इतनी बड़ी चीज़ है, उम्मीद इतना बड़ा शब्द है, उम्मीद बहुत बड़ी बात है। यदि आपके पास उम्मीद है तो आप उस उम्मीद के सहारे कुछ भी कर सकते हैं। और वही हुआ कि कभी समय के सहे थपेड़े रेशा रेशा बिखरे हैं, कभी सहेजा खुद को हमने अपने दम पर संवरे हैं, और एक जर्रे का तारा होना सफ़र कोई आसान नहीं, एक जर्रे का तारा होना सफ़र कोई आसान नहीं, कदम कदम पर अंबर हम एक इम्तहान से गुजरे हैं, कदम कदम पर अंबर हम एक इम्तहान से गुजरे हैं। और उस इम्तहान से गुजरने के बाद आज मैं जो कहती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, तो मुझे लगता है, अभी आपने भी कहा एक सामान्य से परिवार से उठ करके आज अनामिका यहाँ है, तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, मैं ईश्वरवादी हूँ और मैं कहती हूँ कि भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज़्यादा, भरी झोली सदा। कहाँ कौन जानता था एक लड़की एक छोटा सा विरोध करेगी, एक संकल्प लेके बैठ जाएगी, कोई ऐसा बड़ा, तो मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ तो मैं थी नहीं कि मैंने एक संकल्प उठाया और संकल्प के सहारे यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन वो संकल्प के सहारे मैं वाकई यहाँ तक पहुँच गई। उसका कारण ये है कि भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज़्यादा, सुनहरे दिन से ज़्यादा और सुहानी रात से ज़्यादा, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ, मुझे हरदम दिया तूने मेरी औकात से ज़्यादा।
तो मुझे लगता है ईश्वर का धन्यवाद हमें करते रहना चाहिए। ईश्वर का धन्यवाद तो करना चाहिए, बट मुझे कहीं ना कहीं जब मैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी को देखती हूँ तो एक बात और समझ में आती है कि आमतौर पे कविताओं को सुनने वाला एक अलग वर्ग होता है, एक अलग श्रोता वर्ग होता है जो हमें मतलब अगल बगल उस तरह से लोग नहीं दिखते हैं। वो अलग ही लोग होते हैं जो मतलब जाते हैं, महफिलों में जाते हैं, कभी सम्मेलन में जाते हैं, सुनते हैं। लेकिन आपने एक ऐसा श्रोता वर्ग तैयार किया जो हर घर में मौजूद है। हम यंगस्टर्स की बात करें, आपने वहाँ अपनी पहचान बनाई और इस तरीके से बनाई कि आप किसी एक खास वर्ग के कवि नहीं हैं, आप जनमानस की कवि हैं जी। आप युवा लोगों की कवि हैं, आप जो मिड एज के लोग हैं उनकी हैं, आप बुजुर्गों की हैं, आप धार्मिक रस वालों के कवि हैं, आप श्रृंगार रस वालों के कवि हैं, यहाँ प्रेम है, यहाँ जो है सब कुछ है। राजनेताओं की भी हुआ, राजनेताओं की भी आप हैं। लोग कहने लग गए कि भाई राजनेता की भी मन के बात बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगी, भाषा का बहुत फर्क पड़ता है। किसी को भी समझने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वो माध्यम है भाषा। आप जानवर से बात कर रहे हैं तो जानवरों की भी एक भाषा होती है, वो मूक भाषा है, वो प्यारी भाषा है। और जो लोग आध्यात्म में विश्वास रखते हैं वो तो पेड़ पौधों से भी बात करते हैं, वो प्रकृति से बात करते हैं, तो वो कौन सी भाषा का उपयोग करते होंगे। भाषा आपको जोड़ती है। मैं यदि आज आपसे बात कर रही हूँ, अब हम यहाँ पर बैठ के चर्चा के रूप में बात कर रहे हैं और मैं किसी और एंगल में बात करने लग जाऊँ या मैं जैसे घर में बात करती हूँ वैसे करने लग जाऊँ, तो ऐसे नहीं होता। तो कविताओं का ये तो निसंदेह एक विशेष समूह होता है, वर्ग होता है जो कविताओं को सुनता है। अच्छा, कवियों की भी एक छवि थी, एक लंबा सा झोला लटकाए, एक बड़ी सी दाढ़ी होगी या एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी साड़ी पहन के बड़ा सिंपल सी बात में ऐसी क्लिष्ट भाषा में कविता कही जाएगी कि लोगों को, जिनको इसमें दिलचस्पी है, बस वही सुनेंगे। मुझे यंगस्टर्स की भी भाषा में बात करने का मन होता है। जो लोग प्रेम कर रहे हैं, मैं प्रेम की भाषा में बात करती हूँ। जो लोग राजनीति में हैं, मैं राजनीति की भाषा में बात करती हूँ। जो लोग शायरी सुनते हैं वो शायरी की बात। कहने का अर्थ ये है कि मैंने कोशिश की है। देखिए, बड़े बड़े कवि हो गए हैं, हम उनके आसपास नहीं हैं। रस, छंद, अलंकार, ये जो व्याकरण है कविताओं का, वो व्याकरण हम उन तक पहुंच भी पाएँ, हम इतने बड़े नहीं हैं। बहुत बड़े बड़े कवि बड़ी बड़ी बातें कह गए, सब कुछ कह के जा चुके हैं, हम उनका प्रतिबिंब हैं। हम तो जो लेकर के बैठे हैं वो कविता है भी या नहीं उसे कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं भाषा उनकी ही उपयोग में लाती हूँ। अभी आपने कहा है युवाओं की बात की है, तो युवाओं की भाषा होती, मैंने टैटू पे गीत कहे हैं। हाँ, एक बड़ा आपका मशहूर सा जो है वो बड़ी लाइनें जो आपने जो सुनाई थी, बड़ी प्यारी लाइनें थी और जिनको देख के मुझे याद है हम एक कॉलेज में शूट कर रहे थे, वहाँ जितने लोग थे सारे डांस करने लगे थे, सारे बच्चे डांस करने लगे थे। कारण यही है कि आप यदि उनकी भाषा में बात कर रहे हैं, आप कॉलेज में तो कॉलेज की भाषा की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। तो अब आप ऐसी बात कहेंगे तो प्रेम शाश्वत है, भाषा आधुनिक है, और भाषा आधुनिक है तो आधुनिक भाषा को समझने वाले लोग आपसे जुड़ेंगे, यंगस्टर्स जुड़ेंगे। मेरा मन है, मैं एक व्हाट्सएप पे भी आपने शायद कोई कविता बड़ी प्यारी सी, वही मैं कहने जा रही थी। तो एक समय था, अब यदि मैं इस समय चिट्ठी की बात करूं तो आप तो सुनेंगे क्योंकि आपने चिट्ठी पढ़ी होंगी। हो सकता है चिट्ठियों के माध्यम से आपने अपने प्रेम का इजहार भी किया हो या सुना भी हो। लेकिन यदि ये बात मैं कहूँगी तो हमारे बच्चे, आपकी बेटी, मेरा बेटा ये नहीं सुनेंगे, कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो उसको नहीं जीते हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप आओ किताबें पढ़ो पुरानी और आप उसमें मन लगाओ, नहीं। कबूतर की बात करें तो वो नहीं समझेंगे, वो समझेंगे व्हाट्सएप की बात, वो समझेंगे वो बात, वो जो उपयोग में ला रहे हैं अपने प्रेम को, जिस माध्यम से वो लोगों तक प्रेषित कर रहे हैं, वो बात समझेंगे। जैसे कि जब आप ऑनलाइन होते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप देखते हैं ऑनलाइन है, और जब सामने वाला टाइपिंग लिख रहा होता है तो आप समझ जाते हैं वो कुछ लिख रहा है और अब उसका संदेश आप तक पहुंचने वाला है। बस यहीं से उठाया है, एक छोटी सी प्रेम कहानी है, सुनिएगा कि यकीनन दिल का हर एक दर्द राइटिंग में बदल जाता। थोड़ा सा यंगस्टर्स के
दौर में जाके सोचिएगा कि यकीनन दिल का हर एक दर्द राइटिंग में बदल जाता, प्रेम की रीच बढ़ती सोर्स लाइकिंग में बदल जाता। कोई भी पोस्ट डालते तो हम देखते लाइक्स कितने आ रहे हैं, कि प्यार की रीच बढ़ती सोर्स लाइकिंग में बदल जाता। न होता एंड स्टोरी का घंटों वेट करके भी, न होता एंड स्टोरी का घंटों वेट करके भी, तुम्हारा ऑनलाइन ही जो टाइपिंग में बदल जाता। तो वो जो ऑनलाइन है वो टाइपिंग में बदल जाता, इनकी स्टोरी बन जाती। तो मैंने कोशिश की है कि मैं हर भाषा में बात करूं ताकि लोगों से जुड़ूं, और मुझे लगता है सबको ये ज़रूर करना चाहिए। मुझे लगता है उसका कारण ये है कि जब हम जो हमारी पीढ़ियां हैं उसकी विरासत को आगे भेजने का काम करते हैं, जो कि हमें करना चाहिए, उसके लिए हमें माध्यम को, सही माध्यम को चुनना बहुत ज़रूरी है। मैं कविताओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ इस माध्यम से। पहले कहते थे कि दिल का रास्ता खाना जो है, मतलब खाना आपको दिल तक पहुंचाता है, और अनामिका कहती हैं कि जो भाषा है वो आपको लोगों के दिल तक पहुंचा सकती है, बस आपको सही भाषा पता होनी चाहिए और वो सही जगह हिट करेगी। बिल्कुल ये आपने कहा। तो चलिए, ये तो हमने आपका वो जाना जहां आपने यंगस्टर्स की बात की, लेकिन अनामिका जयनंबर यूपी में बाबा बा के पहले भी काफ़ी पॉपुलर थी जी। वो आपके कई सारे ऐसे गीत थे जो मतलब जनमानस में या लोगों के बीच में, शहीद का बेटा, बनू में रुक्मणी तेरी, इस तरह के गाने थे। तो आमतौर पे होता क्या है कि किसी गायक या कवि को इसकी किसी एक लाइन या किसी एक कविता या गीत से जाना जाता है, लेकिन अनामिका जयनंबर के अगर हम मतलब थोड़ा पीछे जाएं तो ये देखेंगे कि उनके पास, उनके नाम पे कई ऐसे गाने या कविताएं रही हैं जिन्होंने उनको पॉपुलर बनाया। तो ये आपने मतलब कैसे किया, कैसे अपने आप को इस लीक से अलग हटा के रखा कि नहीं, ये मैं इन गानों से पहचान अपनी बनाऊंगी, और आप किसी एक गाना आपकी पहचान नहीं है, आप उस गाने की मोहताज नहीं है? जी देखिए, बिल्कुल ये तो है, और मैं इसमें एक बहुत छोटी सी कहानी ज़रूर डालूंगी कि इसके मुझे खामियाजे भी कितने भुगतने पड़े हैं। ये सच है, किसी एक कविता ने ये नहीं निर्धारित किया है कि अनामिका कौन है, या किसी एक गीत के वायरल होने से ये निर्धारित नहीं हुआ है कि अनामिका अंबर कौन है। मेरी एक पहचान है, जैसे कि लोग कहते हैं कि अनामिका को क्या अलग बनाता है, तो मेरा जो कहन है, मेरी जो प्रस्तुति है, या मेरी किसी भी बात पे हर हालत में कविता कह देना, ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझसे लोग कहते हैं कि अनामिका ये बात आपको अलग बना रही है। यही कारण है कि आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि एक बार मेरे एक शो में मेरा नाम चयनित हो गया था, और इसी खूबी के कारण हो गया था कि आपको आना है और आपको आकर के ये बताना है कि आपने जो ये त्वरित कविताएं आप कह देते हैं, यहाँ घटना घटी नहीं कि अनामिका अंबर की एक कविता तैयार है। तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे। मैं उस बड़े शो के लिए सेलेक्ट हो गई, एज अ गेस्ट उस शो में जाने वाली थी, और मेरे से जो थोड़े से बड़े कवि हैं, जिनको ऐसे लगा कि अनामिका की ये वाली पहचान ऐसे कैसे हो सकती है, तो 2-3 दिन से तैयारियां चल रही थी। एक प्रश्नों का मतलब एक क्वेश्चनर तैयार करके मुझे दे दिया गया था, और मुझसे कहा था कि आपको इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से, ये उस शो में आपसे पूछा जाएगा। मेरे फ्लाइट्स के टिकट हो गए थे, मैं एयरपोर्ट तक पहुंची और मुझे अचानक से कॉल आ जाता है कि अनामिका अब आप नहीं हैं इस शो में, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट शो राइट नाउ। तो मैं थोड़ी सी शॉक थी। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब मैंने तो सब जगह बोल दिया है। बोले नहीं, अब आप नहीं हैं, और उसके पीछे कारण ये है कि एक कवि हैं जो हमारे इस कार्यक्रम में भी आने वाले हैं, वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। और वो कंफर्टेबल किस लिए नहीं थे, क्योंकि यही जो लीक से अलग हटके एक पहचान बनाई हुई है, वो उस पहचान को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, या और भी कोई कारण हो सकता है, या वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं थे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं,
इस बार ना सही। मैं एयरपोर्ट से वापस आई और वो क्षण भी बड़ा दुखद था मेरे लिए, लेकिन मैं इंतज़ार करती रही कि अनामिका और लिखेगी, अनामिका और अपने इसी जो तेवर है, इस तेवर को ज़िंदा रखेगी, इस तेवर के साथ चलेगी, और आज नहीं तो कल इस बात को भी स्वीकार किया जाएगा कि अनामिका क्या है। हाँ, मेल ईगो हर्ट होता है कहीं ना कहीं, और उस मेल ईगो से आप बार बार टकराई होंगी अपने करियर में, अभी भी टकराती रही होंगी। मुझे याद है एक बार आप एक किस्सा बता रही थी कि मंच पे किसी ने कहा था कि 1 महीना जेठ का भी होता है। वो क्या किस्सा था? मुझे लगता है उस किस्से से आपको बहुत तकलीफ पहुंची थी। जी, देखिए, मैंने कहा था ना कि जो हम जब शुरू में आए तो नोक झोंक मंचों पे चलती थी, तो हाँ, एक ये किस्सा भी था। और अमूमन इस तरह की बातें कवित्रियों को, मैं तो कहती हूँ कवित्रियाँ क्या, नारी को कहीं ना कहीं इस तरह की बातों का सामना करना पड़ता है। मजाक में कई बार ऐसी बातें भी हो जाती हैं जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप कितने टैलेंटेड हैं, आप अपने किस कौशल से, किस स्किल से उस बात को हैंडल कर पा रहे हैं, ताकि सामने वाले का ईगो हर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा वो तो नहीं, लेकिन उसके सम्मान को ठेस ना पहुंचे। क्योंकि हम ऐसे संस्कारों से नहीं हैं कि हम सीधे सीधे मुंह पे कुछ भी कह देंगे। तो ऐसे ही एक मंच पर मैं कविता पढ़ रही थी और एक कवि ने कह दिया था कि 1 महीना जेठ का भी होता है। तो क्योंकि वो रिश्ते में जेठ जी लगते थे, मतलब मेरे पति को वो छोटा भाई मानते थे। तो हालांकि ये बहुत उस समय मैंने बताया ना, नोक झोंक होती थी और श्रोता उसका आनंद ले रहे थे। और ये अचानक से टिप्पणियां जो मुंह से निकल जाती हैं, जिन टिप्पणियों का हम बुरा नहीं मानते हैं, तो मुझे भी बुरा नहीं मानना था, बुरा नहीं लगा। लेकिन हाँ, जैसे कि एक नारी की आपने बात की है, तो कई बार नारी को इस तरह की बातों का सामना करना पड़ता है और उन्हें बिना बुरा माने अपनी बात को भी रख देना होता है। तो मैंने भी यही किया। तो जब ये कहा कि 1 महीना जेठ का भी होता है, तो मैंने उसका उत्तर दिया था कि नज़र है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है, नज़र है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है, कि चंदन की वादी को भी बस विशैला ही देखा है, और कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर, कि जिसने अपनी बहू को भी लैला ही देखा है। तो मैंने अपनी बात भी रख ली, उस बात से मैं निकल भी गई और सम्मान भी रख दिया, और लोगों को इसमें आनंद भी आ गया और लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया। तो इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं। लेकिन हाँ, ये है कि मैं नारी शक्ति से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोशिश ये की जाए कि एक दायरा होता है, उस दायरे से जब कोई अंदर आने की कोशिश करे तो इसे फिर अपने स्वाभिमान पर चोट ही मान लेनी चाहिए और फिर वो सहन नहीं करना चाहिए, फिर उसका उत्तर ज़रूर देना चाहिए। ये तो एक वाकया था, आपने महिलाओं को कहा कि ऐसे अपने स्वाभिमान पे चोट मान लेनी चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि अक्सर, क्योंकि आप जिस तरह के कवि सम्मेलन होते हैं या महफिलें सजती हैं, वहाँ इस तरह के वाकये लगातार होते रहते हैं। हर आदमी अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, कौन किस नज़र से आपको देख रहा है या क्या उसने बात कह दी, एक बड़ी बारीक सी लाइन होती है कि अगर आपने रिएक्ट किया तो भी मुश्किल है और ना रिएक्ट किया तो और ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल सही। तो आप ऐसी सिचुएशंस को, मतलब मुझे लगता है कि आप आज भी कहीं ना कहीं इससे 2-4 होती रहती हैं, भले आप कितनी बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, तो आप कैसे हैंडल करती हैं? मतलब आप क्या बताएंगे जो नए कवि आ रहे हैं या नई कवित्रियाँ जो हैं, वो ऐसी स्थितियों से कैसे निपटें? देखिए, जो नए कवि आ रहे हैं, ख़ास तौर से जो नई कवित्रियाँ आ रही हैं, मैं उनको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप हिम्मत को बनाए रखिए, बस खुद को हिम्मत मत हारने देना। यही जो आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात है। हम कहें तो मुश्किल है, चुप रह जाएं तो मुश्किल है। यदि हम कह देते हैं तो सामने वाले को के सम्मान को ठेस पहुंचती है, फिर वो उसके बदले में हमें क्या क्या भुगतना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार रहने वाली बात हो जाती है। नहीं कहें तो हमारे शुभ चिंतक पुरुष हैं, वो कहते हैं आपकी गलती है, आपने तभी क्यों नहीं कहा। और हमें काम भी करना है, हमें उन्हीं के बीच में भी रहना है। तो मैं बड़ा आनंद के साथ एक बात कहती हूँ कि सब अपने अपने रंग के फ्लेवर में आ गए, सब अपने अपने रंग के फ्लेवर में आ गए,
तो हम भी अपने आप के तेवर में आ गए, और ये खेल जो हिम्मत का हमने खेल दिया, तो थे जितने विरोधी सभी फेवर में आ गए। तो कुछ ऐसा ज़रूर कीजिए कि आप अपनी बात भी कह दें, और वो मीठापन, मिठास, वो कहते ना कि फ़र्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए। बहुत बारीक बात है ये, कि फ़र्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए। गुड़ नहीं तो नीम भी ना रस में होना चाहिए। और कब कहाँ कैसे किसे क्या बोलना है आपको, ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए। जवाब तो होता है जब आप इतने दिमाग से काम ले रहे हैं कि आपका वो दिमाग किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उसी दिमाग से थोड़ा और काम लीजिए कि आप कुछ ऐसा कर सकें कि बात भी, सम्मान भी रह जाए और आपके स्वाभिमान को भी ठेस ना पहुंचे। क्या कभी आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ जहां एक्चुअली अब आपको लगा कि यार उसका आपका मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाई और उसका आपको खामियाजा उठाना पड़ा? क्योंकि आसान नहीं होता कवित्री होना, एक महिला होना और खूबसूरत होना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कवित्री होना, महिला होना, खूबसूरत होना, ये तो आपका प्रश्न मुझसे है क्योंकि मैं कवित्री हूँ। लेकिन अमूमन यदि हम इस प्रश्न को सार्वजनिक करें तो टैलेंटेड होना, महिला होना और खूबसूरत होना, ये है, कॉम्प्लिकेटेड है। इन सभी चीज़ों के साथ अपने आप को, अपने काम को सहज करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसका कारण ये है कि मझधारों में नाव सरीखा अपना जीवन खेते हैं। मझधारों में नाव सरीखा अपना जीवन खेते हैं। जीवन से जैसा मिलता है खुश होकर रख लेते हैं। नारी यही है कि मझधारों में नाव सरीखा अपना जीवन खेते हैं। जीवन से जैसा मिलता है खुश होकर रख लेते हैं। और काम काज में, रंग रूप में, कर्म में, सब किरदार में हम घर भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर ही इस तरह की बातें होती हैं, आपको घर में भी बहुत सारी बातों का सामना करना होता है। जब आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपको घर में भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कि काम काज में, रंग रूप में, कर्म में, सब किरदार में हम नारी होने की तो अंबर रोज़ परीक्षा देते हैं। नारी होने की तो अंबर रोज़ परीक्षा देते हैं। हम नारी होने की रोज़ परीक्षा देते हैं। लेकिन एक और बात है जो हिम्मत दे देती है, और वही शायद मेरे इस प्रश्न का उत्तर है कि उसको मैं किस प्रकार से हैंडल करती हूँ। कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है। तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना। हमें पुरुषों जैसा नहीं बनना है, हम नारी हैं और नारी होने का हमें गर्व है कि हम नारी हैं। तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना। कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। तो नारी कर सकती है, नारी के रास्ते बनते रहते हैं। तो ये तो आपने कविताओं के जरिए अपनी बात कही, एक हिम्मत बंधाने की बात कही जी। आप खूबसूरत हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप कवित्री हैं, तो आपकी खूबसूरती वरदान है या अभिशाप है? सीधे सीधे आपके करियर में इसने आपकी मदद की या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इससे आपकी बड़ी मुश्किलें बढ़ी? देखिए, आप यहाँ पहुंची भले ही हैं। दोनों ही बातें हैं। मैं बिल्कुल इस बात का उत्तर निष्पक्ष नहीं दे पाऊंगी कि न्यूट्रल है, नहीं कहूँगी। वरदान भी है और श्राप भी है। वरदान ये है कि जब आप अच्छे दिखते हैं तो लोगों में सकारात्मकता जाती है और आप में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कहीं दिमाग में ये नहीं रहता कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं और उसके कारण फिर जो आपके जो स्किल है वो भी कम पड़ने लग जाती है। आत्मविश्वास नहीं है तो आप कितने भी टैलेंटेड हैं, आप अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे। तो आत्मविश्वास बढ़ने के लिए ये मेरे लिए वरदान है कि हाँ ठीक है, हम अच्छे दिखते हैं। कई बार अभिशाप तब हो जाता है जब आपने कोई बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात लिखी, तो वो जो एक वर्ग है ना जो आपसे ईर्ष्या करता है, जो आपको स्वीकार नहीं करता है, तो वो ये कहते हुए मिल जाते हैं कि इनकी बात में कोई दम थोड़ी थी, इन्होंने कुछ बहुत अच्छा लिख थोड़े दिया है, वो तो अच्छा दिखती है इसलिए लोग मौका दे देते हैं। तो ये बात कहीं चुभती है, आपके टैलेंट को वो कीमत नहीं मिल पाती है,
इस कारण से कि आप अच्छे दिखते हो, इसलिए वो जो टैलेंट है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो वो टैलेंट नज़रअंदाज ना हो, इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें इस बात को लोगों तक पहुंचाना होता है कि कृपया आप मुझे देख करके आकलन मत कीजिए, मुझे सुन करके, मेरे टैलेंट को मान करके, मेरी प्रस्तुति का आकलन करके मेरा मूल्यांकन कीजिए, केवल देख कर नहीं। तो हाँ, वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो आपकी खूबसूरती की बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं अगर आप खूबसूरत हैं, इस तरह के आरोप सिर्फ कविता के क्षेत्र में ही नहीं, मुझे लगता है जितनी भी फील्ड्स हैं, सारी महिलाओं को झेलना पड़ता है कि अगर आप खूबसूरत हैं तो ये आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जाती है। वैसे तो मेरा पॉडकास्ट चल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बारे में मैं चाहती हूँ कि हमारे इसमें एक छोटी सी घटना आप भी शेयर करें, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके, क्योंकि ये बहुत सकारात्मक बात है जो लोगों तक जानी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं अनामिका अंबर से शांता जी पूछती हैं तो वो बताती है अपने क्षेत्र की बात, पत्रकारिता और हम दोनों की ही बात। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके साथ तो ये होता ही है, कहीं ना कहीं उनकी खूबसूरती जहाँ वरदान है वहाँ अभिशाप भी होती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, और आपने क्या सामना भी किया है? मीडिया के हालात भी बहुत अलग तो नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ। ऑलमोस्ट मुझे लगता है जितनी फील्ड्स हैं सब जगह वही होता है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं उनके हर्डल्स ज़्यादा होते हैं, उनके खुद को ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रूव करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी है और हर दिन प्रूव करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों में प्रूव करना पड़ता है। और कई बार होता क्या है कि आपकी बातों को लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं जितनी आप किसी आपके जो आपका मेल काउंटर पार्ट है उसको लेते हैं। नेचुरली आता है कि अगर ये मेल है ना तो इसने कुछ कहा है ना तो उसमें कुछ दम है, फीमेल है तो आप उस पर एक डाउट करते हैं कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, किसी ने कहा होगा, किसी ने इसको बताया होगा। मुझे याद है एक फीमेल जर्नलिस्ट हैं, दलितों के लिए काम करती है, उन्होंने अपनी एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी कि इनिशियली उनको ये कहा जाता था कि उनकी जो पोस्ट है वो उनका हस्बैंड लिखता है। ओह, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और कैरेक्टर असैसिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले महिलाओं के चरित्र पे सवाल उठाए जाते हैं कि उसे काम इसलिए मिला क्योंकि वो फलाना के साथ बैठी, उसे काम इसलिए मिला क्योंकि उसने फलाना के साथ मुस्कुरा के बात की, उसे काम इसलिए मिला, ये मौका इसलिए मिला क्योंकि वो जो है खूबसूरत है और फलाने उस पे फिदा है, जबकि होता इसका उल्टा है। अगर वो काम करना भी चाहे तो भी क्या आप करेंगे? क्या सिस्टम किसने बनाया है? ये नैरेटिव कौन गढ़ता है? वो सिस्टम में ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह पुरुष हैं, तो वो महिला जाएगी तो कहाँ जाएगी? बात करने तो अपने बॉस से जाएगी, बात करने अपने सीनियर्स के पास जाएगी। तो या तो आप ऐसा सिस्टम क्रिएट करिए, और नहीं होता तो फिर होता क्या है कि आपका टैलेंट उसमें कहीं ना कहीं दब जाता है। किसी भी कामयाब महिला को उठा लीजिए, किसी भी कामयाब महिला को, उसके पीछे कम से कम सैकड़ों कहानियां होंगी, सैकड़ों कहानियां होंगी जो शायद खुद भी नहीं पता होंगी। तो ये बहुत मुश्किल है जो मैं मीडिया की अगर मैं बात करूं और किसी भी फील्ड की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी फील्ड में, और कविता के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कमोबेश यहाँ पर भी वही कहानी होगी। तो हम एक बार फिर वापस लौटते हैं कि आप ललितपुर से आती हैं, बहुत छोटी सी जगह है, आपके पिताजी लॉयर थे, आपको बनना था डॉक्टर, बन गई कवित्री। ये कैसे हो गया? मतलब घर वालों ने कैसे सपोर्ट किया, कैसे अपने अपने घर वालों को तैयार किया कि नहीं जी मुझे कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाने दीजिए? देखिए, मैं ललितपुर से आती हूँ। ये बुंदेलखंड का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ बड़े भोले भाले लोग रहते हैं, प्यारे प्यारे लोग रहते हैं। मेरा परिवार बहुत साधारण, बड़ा प्यारा सा, मतलब कोई बहुत ज़्यादा दिखावे जैसा कुछ नहीं था। और पापा मेरे लॉयर हैं, मम्मी गृहिणी हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे करियर को लेकर के वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। मन था, क्योंकि मैं पढ़ाई में हमेशा से अव्वल रही हूँ, मुझे बहुत पढ़ने लिखने का बड़ा शौक़ था, तो मैंने अभी भी पीएचडी कर रखी है और डॉक्टरेट के लिए मुझे जाना था बाहर। लेकिन क्योंकि हमारे परिवार में लड़कियां कम थी, मतलब 3 पीढ़ियों में मैं एक अकेली लड़की थी, तो घर वाले, मेरी दादी खास तौर से, इस बात पे अड़ गई कि बाहर नहीं भेजना है, तो मैं नहीं गई बाहर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कवित्री बनने में कहीं मेरी पढ़ाई बीच में आई या मेरी कविताएं मेरी पढ़ाई के बीच में आई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और उसके बाद मैंने कविताएं लिखी। अमूमन लोगों को लगता है ये कविताएं करते हैं तो ये इन्होंने हिंदी साहित्य से, इससे उससे कुछ करा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ और मैंने कविताएं की हैं। तो हाँ, एक बात ज़रूर है जो जो वाकई हर्डल है। पापा मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे परिवार ने, परिवार से मतलब जो और लोग, मामा चाचा, जो जो जितने जानने वाले, सब ने सपोर्ट किया। लेकिन जो बाहर के लोग, शुरू शुरू में बाहर के लोगों को लगा ये बेकार की चीज़ है, क्योंकि वहाँ के लोग इतने भोले हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो सोचते नहीं हैं। तो बेकार की चीज़ ज़रूर लगी कि पढ़ लिख लो वो ज़्यादा अच्छा है। तो रात वाला जैसा वहाँ कुछ नहीं था। मैं वहाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं शादी के बाद की भी बात बताने वाली हूँ, परिवार दोनों ही जगह के। आपने ललितपुर का पूछा है, शादी मेरी मेरठ में हुई है, तो शादी के बाद भी परिवार ने किस तरह से मुझे सपोर्ट किया वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो वहाँ किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, मेरे परिवार में ख़ास तौर से। बाहर के लोगों ने एक दो बार पापा मम्मी से कहने की कोशिश की कि भाई लड़की जाती है और क्या बेकार की चीज़ें हैं, क्या रखा है इसमें, होता क्या है ये। आज तक भी कविताओं को, कवि सम्मेलनों को आज तक भी अपनी उस जगह को बताने में, ये जो सबसे प्रतिष्ठित स्थान है, साहित्य जगत का सबसे प्रतिष्ठित स्थान जो रचनाओं का है, कविताओं का है, गद्य का है, पद्य का है, उस प्रतिष्ठित स्थान को भी, उसके भी जो एक विशेष वर्ग है, केवल वही श्रोता है। और लोगों को लगता है ये इनकम का सोर्स नहीं है, ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो बेकार की चीज़ है, इससे तो करियर बना लेते। ये सामना करना पड़ा। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करूँगी मम्मी पापा का, मेरे भाई का और मेरे चाची, मेरे लोगों का, मेरे परिवार का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एक कारण ये भी है कि मेरे परिवार में वैसे तो कोई कवि नहीं था, लेकिन मेरे दादाजी, हाँ, आप कह रही थी कि आपके घर का माहौल ऐसा था कि कविताओं में शायद बात करते थे। हाँ, मेरे दादाजी तुकबंदी में बात करते थे, मतलब कविताओं में बात करते थे। उन्हें कविताओं का बहुत शौक था। पापा को सुनने का बहुत शौक है और मेरे चाचा को भी सुनने का बहुत शौक है। तो दादाजी की कविताएं देखने को नहीं मिली क्योंकि उनकी कोई प्रतिलिपि नहीं है, उनकी कोई किताब नहीं है जो उन्होंने इस तरह से नहीं किया। लेकिन उनके अंदर कविता थी और वही बात मेरे अंदर भी आई है। तो इसलिए मेरे परिवार ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन और लोगों ने तब तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जब तक मैं मंच पे नहीं दिखने लग गई। तब तक लगता था कि ये बेकार की चीज़ है। और अब तो खैर जब जाती हूँ तो इतने सम्मान से देखा जाता है कि हाँ अब तो ठीक है, ग्लैमराइज हो चुका है, सेलिब्रिटी हूँ लोग कहते हैं, तो अब बहुत ज़्यादा सम्मान है। अच्छा, फिर शादी होने के बाद, क्योंकि मेरे पति भी कवि हैं और देश के जाने माने कवि हैं, ओज का बड़ा नाम है, और एक दो संचालक हैं जिनकी गिनती आती है ऊपर से, जब हम गिनती शुरू करते हैं तो उन शुरू के 5-6 संचालकों में उनका नाम आता है। तो जब मैं शादी होकर के आई तो यहाँ पर तो मुश्किल नहीं होनी थी, परिवार में तो मुश्किल नहीं होनी थी क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एक कवि थे और सबका मन भी था। मैंने तो सोच लिया था मेरा शादी के बाद कविताओं वाला जीवन तो ख़त्म है, अब मुझे शादी हो गई है, कर ली कविताएं जितनी करनी थी, अब उसके बाद तो बच्चे होंगे, परिवार देखना है। और क्योंकि पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, मैंने 3 गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ी हैं, सरकारी नौकरियां, तो मैंने कहा अब इसके बाद कर ही लूँगी नौकरी। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सौरभ जी का, मेरे पति का, सौरभ सुमन जी का, कि उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं, तुमने यदि एक पैर हटाया तो दूसरे ने अपना पैर जमाना है, और तुमने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो, आगे भी बढ़ना है। तो मैंने उनकी बात मानी और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे सास ससुर ने बहुत सपोर्ट किया। फिर वही बात कि वो जो लोग हैं जिन्हें अपने आप से तो खैर इतना मतलब नहीं रहता है, लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं उससे मतलब रहता है, तो वो बातें कानों में पड़ी। वो बातें समझाई गई कि आपकी बहू भाई बाहर जाती है तो कई बार इनके साथ जो हमारा कवि सम्मेलन हो रहा है वो तो ठीक है, चलो इनके साथ कर रहे हैं, सौरभ जी के साथ कर रहे हैं, लेकिन अकेले करके आ रही है। तो उसमें भी मैं बहुत धन्यवाद फिर करूँगी मेरे परिवार का कि उन्होंने उस समय उनको उत्तर दिया, तब उन्होंने उत्तर दिया, आज समय ने उत्तर दिया। आज समय ने ये बताया कि ये जो मैं कर रही थी वो एक प्रतिष्ठित कार्य है, वो लोगों में पहुंचने, जब लोग सम्मान से अनामिका अंबर के साथ बैठते हैं, अनामिका के साथ फ़ोटो निकलवाना चाहते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, मेरा एक फ़ैन फॉलोइंग है मेरी, और लोग मेरे गीतों को, गीत आज सड़क पे गीत बज रहे हैं, लोग उन गीतों को सुन रहे हैं, वायरल हो रहे हैं,
तो वो आज वो बात जवाब देती है, आज वो समय जवाब देता है। उस समय लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करूँगी, मेरे परिवार ने जवाब दिया। ये काम बहुत अच्छा है, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन एक जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी कि फिल्म अभिमान आपने देखी होगी जी। आप भी कवित्री हैं और आपके पति कवि हैं, तो कभी अभिमान वाली सिचुएशन घर में मतलब पैदा हुई या होती है, जहाँ मतलब उस तरह के कभी मतलब जैसे कहते हैं ना अहंकार का कुछ सच टकराव बताऊं होता हो? तो शांता जी, मैं सच बताती हूँ, मेरे से ये प्रश्न आज नहीं पूछा जा रहा है। ये प्रश्न जब मैं बहुत ज़्यादा इतनी वायरल भी नहीं थी, नया नया हम लोगों का दौर था, उस समय ये प्रश्न पूछा तो नहीं जाता था, लेकिन इस तरह की बातें करके हमें डराया ज़रूर जाता था। तो मैं कितनी खुशकिस्मत खुद को कहूँ, कितनी सौभाग्यशाली कहूँ कि सौरभ सुमन जी ने मुझे वो अभिमान वाली सिचुएशन तब आती है जब पत्नी अपना कर रही हो और पति अपना कर रहे हो और दोनों जिस जगह खड़े हों तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हों। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा है कि अनामिका कर रही है तो पीछे पति खड़ा हुआ है, और बल्कि यदि अनामिका थोड़ा पीछे भी हटने को तैयार है तो वो और ज़्यादा पुश करके आपको आगे पहुंचा रहे हैं। और यदि पति कुछ कर रहा है तो पत्नी की तरह अनामिका उसके पीछे खड़ी है। तो यहाँ उल्टा है, यहाँ मेरे काम को ये अपना काम मानते हैं और इनके काम को मैं अपना काम मानती हूँ। बल्कि मैं कई बार पीछे हटी, कई बार, नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मुझे लगता है मैं इसमें आगे नहीं बढ़ूँगी। चाहे मेरे पेमेंट को बढ़ाने को लेकर के हो कि अनामिका अंबर अब तुम्हें अपना पेमेंट थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, अब तुम्हें अपना और चीज़ें बढ़ानी चाहिए, ग्लैमराइज हो जाना चाहिए, तुम्हें अपने ड्रेसिंग सेंस ये करना चाहिए, चाहे ये वाली बातें हों, ये सौरभ सुमन जी ने मुझे बताई। और तो और जो मेरे नाम के आगे स्टार पोएटस है, ये इंट्रोड्यूस करने वाले भी सौरभ सुमन जी हैं। लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो लोगों तक ये बात पहुंचनी भी ज़रूरी थी। मैं जिस स्थान पे हूँ उस स्थान पे देखकर यदि पहला और सबसे पहला व्यक्ति और सबसे करीबी यदि कोई व्यक्ति खुश होता है, जिसे मेरी जीत में अपनी जीत लगती है, तो वो सौरभ सुमन जी हैं। तो अब तक तो ऐसी कोई स्थिति आई नहीं है और मुझे लगता है कि आगे भी नहीं आ सकती है। अच्छा, एक और कारण है, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें अपने आप को भूल रही हूँ। मैंने भी इस तरह की कभी महत्वाकांक्षा ऐसे नहीं परोसी है कि जिसमें मैं फिर सब कुछ भूल जाऊँ। तो दोनों ही तरह से होता है। मुझे लगता है दोनों ही मतलब हाथ होते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ऐसे ही जब एक दूसरे को हम थामते हैं तो एक हाथ अकेला नहीं होता है, दोनों हाथ होते हैं, तब जाके एक दूसरे को थाम लेते हैं। तो ऐसी स्थिति तो नहीं आई और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस बात के लिए। आप ऐसे ही साथ रहिए। और एक बात, अभिमान वाली स्थिति यदि कहीं आती है तो याद रखिएगा कि जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। अभिमान वाली स्थिति पति पत्नी में ही आ सकती है और ये भावना भी पति पत्नी में ही आ सकती है। अब आप ये देखिए कि आपको कौन सी भावना रखनी है। मेरे केस में ये भावना है जो मैं मंच पे भी गाती हूँ और यहाँ भी कह रही हूँ कि जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। ज़रूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, ज़रूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। तो जहाँ लगेगा कि साथ छूट रहा है वहाँ हम हार जाएंगे, पर साथ नहीं छोड़ना है। तो बड़ी से बड़ी बात को खूबसूरती से कहने की कला कोई सीखे तो अनामिका जैन अंबर जी से। उन्हें हर वो चीज़ आती है जो आपके जीवन को बांध के उसको बेहतर तरीके से बना के आगे ले जाने में मदद करती है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, जिसको उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बैलेंस बना के रखा हुआ है। वो आज कामयाब हैं, वो आज जो है शोहरत के एक तरीके से बुलंदियों पर हैं और वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी शायद वो उन खुशियों को एंजॉय कर रही हैं जिनके लिए लोग कामयाब होने के बाद तरसते हैं। तो ये अनामिका जैन अंबर जी की काफ़ी बड़ी खासियत है।
तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी सारी ढेर सारी बातें दिल खोल कर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ज़रूर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और वो ऐसे इससे पहले ये शो हम यहाँ पर स्थगित करें, ख़त्म तो नहीं बोलूँगी क्योंकि आप लोगों को और भी मेरे बाद जो लोग आएंगे उन्हें सुनना है और बहुत सी दिलचस्प हस्तियों को शांता जी लेकर के आने वाली हैं और ये मुझे भी पता है और मैं भी देखूंगी। हाँ, मैं इससे पहले लेकिन एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि मैंने मतलब अनामिका जय नंबर जी के साथ करीब 4-5 महीने पहले काम किया था और मैंने इनसे ज़्यादा मेहनती, कर्मठ और मतलब जिसे कहते हैं ना जुनूनी मैंने मतलब महिला या सेलिब्रिटी देखी नहीं अपनी लाइफ में। इतनी ज़्यादा ज़मीन से जुड़ी हुई और दिन रात काम करने वाली, और मुझे एक्चुअली इनसे एक इंस्पिरेशन मिले कि काम ऐसे भी हो सकता है। वाकई ये बात मैं ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि मैं हमेशा मेरे जहन मेरा ये बात लेकिन रहती सच है। बात भी है। मैं यदि ये कहूँ आपने जिस तरीके से काम किया था, मैं यदि ये कहूँ कि फीलिंग्स म्यूचुअल। मेरी नानी सास एक बात कहती थी कि आपको यदि ये जानना है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है तो आप अपने दिल पे हाथ रखिए और ये सोचिए कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो और आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला आपको किस तरह से ले रहा है, क्योंकि आपको ये पता है कि आप कैसे ले रहे हैं। तो सच बात तो ये है। अब ये देखिए, ऐसा नहीं होगा, लोग ये ना सोचें कि क्योंकि आपने तारीफ करी इसलिए मैं कर रही हूँ। लेकिन यदि मैं अक्षरशः कहूँ तो जुनूनी, कर्मठ और मेहनती तो चलिए मैं हूँ, जो आप भी हैं, लेकिन सामने वाला यदि ये सब ना हो तब भी उससे कैसे काम करवाना है ये आपको बहुत अच्छे से आता है। तो यदि मेरी जगह कोई ऐसा नहीं भी होता, मतलब मेरी जगह कोई और होता जो ऐसा नहीं है, उससे आप काम करवा लेते। वही बात है कि गंगा हम सब तक पहुँची हैं, हम गंगा को पूजते हैं, माँ गंगा की आराधना करते हैं, लेकिन गंगा को लोगों तक पहुंचाने वाले कौन हैं, उस भागीरथी को लोगों तक पहुंचाने वाले कौन है, वो है भागीरथ। तो यदि मैं ये कहूँ कि ठीक है, मैं इस खूबी के साथ आपने मेरे जैसी महिला नहीं देखी इन खूबियों वाली, तो आप जैसी भी मैंने नहीं देखी जो लोगों से काम करवाना जानती है और वो भी बड़े प्यार से सामने वाला मन से करना चाहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग अब जिन हस्तियों से मिलने वाले, मैं भी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैं यही कह रही थी कि उनको तो ज़रूर हमें सुनना ही है और मैं तो ज़रूर सुनूंगी क्योंकि मेरा इतना दिलचस्प हुआ है। तो मुझे लगता है आपको सुनना वाकई बड़ा दिलचस्प रहा क्योंकि आपकी बहुत सारी कहानियां मुझे पहले से भी पता थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। यदि जो आने वाले होंगे ना और लोग जो आएंगे इस पॉडकास्ट के बाद, यदि उनकी कहानियां आपको नहीं भी पता होंगी तो आप पता लगा लेंगे। इसलिए मैं आपको एक बात कहती हूँ कि धरती की पोर पोर चूम रही चांदनी, तो इतराया चांद अपने यौवन पे आ गया, आपने पसंद किया मेरे अल्फाज को, तो आपका ये अंदाज मुझको भी भा गया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।